एपिसोड स्टार्ट होता है। मिलॉयड को देखते हैं जो कि अपने फादर यानी कि एम्परर से कह रहा था कि फादर वेलेटा इनोसेंट है। एम्परर कहते हैं कि मैजिशियन टावर के हेड की वजह से हाई प्रीस्ट और कितने सारे एलिमेंटलिस्ट ने अपनी पावर खो दी है, और इतना ही नहीं तुम्हारी जान भी खतरे में आ गई थी, इसलिए मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। मिलॉयड कहता है लेकिन लेडी वेलेटा ने क्या किया है, वो भी एक विक्टिम है। एम्परर कहते हैं कि कितनी बुरी बात है, फ्यूचर एम्परर इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। मुझे लगता है कि तुम्हें ये बात पता हो कि तुम्हारी बातों और तुम्हारे एक्शंस की वजह से कितनी जिंदगियां दांव पर लग सकती हैं। मैजिशियन टावर का अभी का हेड बहुत ज्यादा पावरफुल है, तुम्हें इस बात का शुक्र मनाना चाहिए कि हमें उसे पकड़ने का रास्ता मिल चुका है। मैं इस बात को अच्छे से जानता हूँ कि लेडी वेलेटा की तुम्हें बहुत ज्यादा फिक्र है। तुम्हें इस बात को दिमाग में रखना चाहिए कि मैजिशियन टावर के हेड ने फ्यूचर एम्प्रेस को पकड़ लिया है, इसलिए जितना जल्दी हो सके तुम्हें उसे इंपीरियल फैमिली में ले आना चाहिए। मिलॉयड कहता है फादर मुझे सिर्फ इस रीजन की वजह से उसकी फिक्र नहीं हो रही है, मुझे बस इस बात की फिक्र है कि वो कितने मुश्किल हालात में फंसी हुई है। एम्परर कहते हैं कि उस लड़की को काउंट डुलाइट ने ट्रेन करा है और वो बचपन से ही काफी ज्यादा अद्भुत है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे फीलिंग्स कितनी ज्यादा गहरी हैं, फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसे कैसे अप्रोच करते हो, वो तुम्हारी तरफ देखेगी भी नहीं। मिलॉयड को समझ नहीं आता, वो कहता है आपके कहने का क्या मतलब है। एम्परर कहते हैं कि तुम्हारे गुड इंटेंशन उसके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं, और इसी तरह से काउंट डिलाइट ने उसको बड़ा करा है। मैजिशियन टावर का हेड भी बिना इमोशंस के साथ पैदा हुआ है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो वो अपने इमोशन से पहले किसी रीजन को चूज करेगा, और अगर वो शुरुआत से ही ऐसा है तो लेडी वेलेटा को भी इसी तरह से पाला पोसा गया होगा, उसे इस तरह से ढाला गया है कि वो अपने गोल के बीच में किसी को भी नहीं आने देगी। रिपोर्ट पढ़ने के बाद मुझे ये बात पता चली है कि मैजिशियन टावर का हेड कितना ज्यादा क्रूर है। मैं समझ सकता हूँ कि उस बच्ची ने ऐसा क्यों किया होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। हमारे पास बेस्ट एल्केमिस्ट गिलियन है, लेकिन वो भी एक टॉप टायर के पोशंस को साल में सिर्फ एक ही बना सकता है, और जहाँ तक हमें पता चला है वेलेटा उसे सिर्फ एक दिन में बना सकती है। तो आखिर हम एक सोने की अंडा देने वाली मुर्गी को इतनी आसानी से कैसे जाने दें। मुझे यकीन है कि मैजिशियन टावर भी उसके पावर का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे लोग उसकी पावर के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए हम लोग डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकते, और अगर लोगों को पता चला तो सब लोग उसकी पावर हथियाने के लिए उसके पीछे जाएंगे, और इंपीरियल फैमिली होने के नाते हम ही इकलौते हैं जो कि उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और अगर हमने उसे अकेला छोड़ दिया तो कोई उसका जिंदगी भर फायदा उठाएगा। तो क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा कि उसे इंपीरियल फैमिली का हिस्सा बना लिया जाए और उसे एम्प्रेस बना दिया जाए। मिलॉयड कहता है कि ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया फादर। एम्परर कहते हैं इस बात को भूलना नहीं कि हमें उसे जल्दी से लेकर आना है ताकि हम लोग उसे प्रोटेक्ट कर सके। उसके जाने के बाद एम्परर कहते हैं क्राउन प्रिंस के लिए एकदम परफेक्ट है, लेकिन अब भी वो इतना चालाक नहीं है। फिर वो गिलियन को आवाज लगाता है और गिलियन वहां पर आकर कहते हैं क्या आपने मुझे बुलाया योर मैजेस्टी। एम्परर कहते हैं कि लेडी वेलेटा को ढूंढो जो कि तुम्हारी स्टूडेंट बन सके, हमें किसी की जरूरत है जो कि तुम्हारे रिटायर होने के बाद काम करे। गिलियन कहता है कि योर मैजेस्टी मैंने सुना है कि वो अभी किसी की प्रोटेक्शन में है। एम्परर कहते हैं कि वो कोई और अल्केमिस्ट होगा, वो बड़ी चालाकी से किसी की चूहे के बिल में घुस गई। हालांकि वो काफी चालाक है, इसलिए ये जानकारी भी कोई ट्रैप हो सकती है। खैर जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या करो उसे बस यहाँ पर लेकर आओ। फिर नेक्स्ट सीन में हम नॉवल का एक सीन देखते हैं कि रेनहार्ड के कंधे पर किसी ने तलवार रखी हुई थी, और रेनहार्ड कहता है काफी समय बाद मिले, 7 साल बीत चुके हैं, है ना। उसके कंधे पे जिसने तलवार रखी थी वो कोई और नहीं बल्कि टेरियन था, और वो कहता है उस दिन मैंने खुद से वादा करा था कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम मैजिशियन टावर के हेड बन चुके हो, तुमने अपना सर किसी के सामने भी नहीं झुकाया है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें समझ आ गया होगा कि मुझे कैसा महसूस हुआ था, लेकिन वही इमोशन आज तक मुझे प्रेरित करता आ रहा है। रेनहार्ड कहता है मजेदार, सच कहूँ तो मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी दूर तक आ जाओगे। ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है। टेरियन कहता है कि मेरा नाम टेरियन है। रेनहार्ड चुटकी बजाता है और कहता है कि ठीक है, मैंने अपना मन बना लिया है, और इस वजह से टेरियन की जो तलवार है वो पूरी तरह से राख में बदल जाती है, और उस राख की वजह से टेरियन को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। तभी रेनहार्ड उसके हाथ पर हाथ रख देता और कहता है कि तुमने तो मुझे इंटरटेन कर दिया टेरियन, अब से तुम मेरी स्वॉर्ड बनोगे और हम लोग साथ में मिलकर उन कीड़े मकोड़ों को साफ करेंगे। और तभी अचानक से वेलेटा की आंख खुल जाती है। वो ये नॉवल का सीन अपने सपने में देख रही थी और सोचती है कि अब मुझे पता चल गया है कि यही बच्चा उस
ओरिजिनल नॉवल का प्रोटैगनिस्ट है। टेरियन उस नॉवल का प्रोटैगनिस्ट है जिसके अंदर मैं आई हूँ। वो एक स्वर्ड टैलेंट के साथ पैदा हुआ था, फिर लियोन हाउस ने उसे अडॉप्ट कर लिया था और उसके बाद वो वहाँ का सक्सेसर बन गया था। अब जब मैं इस बारे में सोच रही हूँ तो बहुत सारे क्लू थे, लेकिन मैंने नोटिस नहीं करा उसकी ब्लू आईज। और रेनहार्ट ने भी ये कहा था कि उसके पास स्वर्ड का टैलेंट है और यहाँ तक कि वो इतने लंबे वक्त से उस सेल के अंदर बंद था। आखिर इतनी इंपॉर्टेंट डिटेल मुझे इतनी देर में क्यों याद आ रही है? मुझे लगा था कि मुझे फाइनली कुछ सुकून मिल गया है, लेकिन अब मुझे रियलाइज हो गया, मुझे नहीं लगता कि आज मैं और ज्यादा सो पाऊंगी। मुझे खून की स्मेल आ रही है। समझ गई, क्या तुम सोते वोते नहीं हो? रेनहार्ट कहता है कि गुड मॉर्निंग मास्टर, क्या तुम अच्छे से सोई? वेलेटा कहती है कि तुम मॉर्निंग क्यों कह रहे हो, क्योंकि अभी भी रात हो रही है। रेनहार्ट कहता है क्या तुम मुझे एक हक दोगी? वेलेटा कहती है बिल्कुल नहीं। रेनहार्ट कहता है कि तुम कितनी ज्यादा पत्थर दिल हो मास्टर। वेलेटा कहती है अगर तुम यहाँ पर आने वाले थे तो तुम्हें खून को साफ कर लेना चाहिए था, जो कि तुम्हारे कपड़ों के ऊपर लगा हुआ है। रेनहार्ट अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और अपने कपड़ों से खून को साफ कर लेता है। वेलेटा सोचती है वाह क्या कमाल की वॉशिंग मशीन है। तभी रेनहार्ट आकर उसे गले लगा लेता और कहता है कि मैंने देखा कि तुम्हें सोने में मुश्किल हो रही है मास्टर। क्या ये सब कुछ उस गधे की वजह से हो रहा है? और वो सोचता है वो घटिया पिग मर चुका है, लेकिन उसकी परछाई अभी भी यहाँ पर मंडरा रही है। अगर मुझे पता होता ऐसा होने वाला है तो मैं ऐसा करता कि वो खुद को मार लेता। फिर वो वेलेटा को बिस्तर पर लिटाल देता है और कहता है कि मुझे भी सोने में मुश्किल हो रही है, क्या हम लोग साथ में सो जाए मास्टर? वेलेटा कहती है कि लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। रेनहार्ट कहता है कि बस थोड़ी देर के लिए। वेलेटा उसको देखकर सोचती है कि ये तो काफी ज्यादा थका हुआ लग रहा है। वेलेटा कहती है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। इस वजह से रेनहार्ट उसी के पास लेट जाता है। फिर सीधा अगली सुबह देखते हैं वेलेटा को कुछ आवाज आती है और वो उठकर कहती है आखिर सुबह सुबह ये शोर कैसा? वो देखती है कि वहाँ के सर्वेंट्स हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे। वेलेटा सोचती है कि मेरे कमरे में इतने सारे लोग क्यों जमा हैं और आखिर ये लोग मेरी तरफ इस तरह से घूर कर क्यों देख रहे हैं? वो देखती है कि उसके बगल में रेनहार्ट लेटा हुआ था और वो सोचती है कि अभी तक ये गधा यहाँ पर क्या कर रहा है। और वो उन लोगों से कहने लगती है कि देखो तुम लोग जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी रेनहार्ट उसे पीछे से गले लगा लेता है और कहता है कि गुड मॉर्निंग मास्टर। ये देखकर तो सबके चेहरे की और ज्यादा हवाइयां उड़ जाती हैं। कार्लिन सब लोगों से कहता है प्लीज सब लोग यहाँ से चले जाओ, मुझे इन दोनों से कुछ बात करनी है। वेलेटा कार्लिन से कहती है कि आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। और रेनहार्ट चिढ़ते हुए कहता है लगता है तुम लोगों के अंदर जरा से भी मैनर्स नहीं है कि मेरे मास्टर को सोते हुए इस तरह से परेशान नहीं करते। वेलेटा कहती है कि मैं यहाँ पर सिर्फ कुछ वक्त के लिए रुकी हुई हूँ, मैं इनकी मास्टर नहीं हूँ। रेनहार्ट कहता है तो फिर मैं तुम्हें बना देता हूँ, मुझे बस इतना करना है कि मुझे इस इंसान को मार डालना है। रेनहार्ट से बहुत सारा मैजिक निकलने लगता है और कार्लिन कहता अच्छा तो तुम मैजिशियन टावर के हेड हो, तुम तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा पावरफुल हो और तुम मेरी सोच से भी ज्यादा एरोगेंट और बदतमीज हो। रेनहार्ट कहता है कि मुझ पर कोई चाल चलने की कोशिश मत करो। कार्लिन सारे मैजिक को ऑब्जर्व करता है और कहता है अगर तुम्हारे पास पावर है तो तुम्हें उसे कंट्रोल करना भी आना चाहिए। रेनहार्ट कहता है कि मैं देख सकता हूँ यहाँ पर कोई और इंटरेस्टिंग कथा भी है। वैसे तुम एक एल्केमिस्ट हो, वो भी टॉप टायर वाले, लेकिन फिर भी तुम मेरे मास्टर के सामने कुछ भी नहीं हो। कार्लिन कहता है इस बात पे सेंस नहीं बनता क्योंकि मैं अल्केमिस्ट एसोसिएशन का हेड हूँ और ऑफ कोर्स ये सीक्रेट है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी इस बात को सीक्रेट रखोगे। रेनहार्ट कहता है ओह तभी मैं सोच रहा था कि मास्टर आखिर कहाँ छुपी हुई है, लेकिन अब मैं देख पा रहा हूँ कि वो चूहे के राजा के बिल में छुपी हुई है। मास्टर तुम्हारे पास इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स को कलेक्ट करने का गिफ्ट है। वेलेटा कहती है मैंने किसी को भी कलेक्ट नहीं करा है, खैर तुम लोग यहाँ से जाओ क्योंकि मुझे नहाना है। रेनहार्ट कहता है क्या तुम्हें इसमें थोड़ी मदद चाहिए मास्टर? वेलेटा कहती है कि मैंने कहा दफा हो जाओ यहाँ से। फिर दोनों लोग बाहर आ जाते हैं और कार्लिन कहता है हमें खाना खाना है तो बेहतर रहेगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। रेनहार्ट कहता है कितनी मजेदार जगह है, क्या तुम अपने गेस्ट को खाने पर इनवाइट नहीं करोगे? कार्लिन कहता है कि मुझे कोई रूड इंसान मेरी डाइनिंग टेबल पर नहीं चाहिए। रेनहार्ट कहता है कि ओह नो मुझे ये सुनकर बुरा लगा, हालांकि मैंने कुछ रूड तो नहीं करा है अभी तक तो बिल्कुल नहीं, या फिर तुम चाहते हो कि मैं ऐसा कुछ करूं? कार्लिन कहता है किसी को इस तरह से धमकाना रूड ही माना जाता है। रेनहार्ट कहता है ठीक है, मुझे एक नोबल की डाइनिंग टेबल पर बैठने के लिए क्या करना होगा? क्या मुझे अपने घुटनों पर बैठकर तुमसे भीख मांगनी होगी? ये सुनकर तो कार्लिन भी हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं, तुम बस मुझसे पूछ सकते
सकते हो। रेनहार्ड कहता है क्या मुझे अपने घुटनों पर पूछना है? कार्लिन कहता है नहीं, जैसे खड़े हो वैसे ही पूछ लो। फिर रेनहार्ड कुछ मैजिक करता है और अपने हाथ में एक डायमंड ले आता है। ये लो, तुम्हें इसी की जरूरत है ना कि अब तुम मुझे मास्टर के साथ खाना खाने दोगे? कार्लिन कहता है आखिर ये है क्या? रेनहार्ड कहता है कि खाने के पैसे हैं, एक हाई क्वालिटी एल्केमिस्ट स्टोन। क्या एल्केमिस्ट के नाते तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है? कार्लिन कहता है नहीं, मुझे इससे दूर रखो। और वो सोचता है मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी दीवार से बात कर रहा हूँ। और वो रेनहार्ड से कहता है ठीक है, मैं डिनर टेबल पर एक और इंसान के लिए इंतजाम कर दूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में रेनहार्ड डिनर टेबल पर बैठा था और उसके सामने वेलेटा भी बैठी थी। रेनहार्ड कहता है मास्टर क्या ये हम पहली बार इस तरह से खाना नहीं खा रहे हैं? वेलेटा कहती है कि काफी वक्त पहले हम इस तरह से तुम्हारे कमरे में भी साथ में खाना खा चुके हैं। रेनहार्ड कहता है लेकिन वो बेवकूफ हमें परेशान कर रहे थे, इसलिए मैं ठीक से खाना नहीं खा पाया। वेलेटा कहती है क्या सच में? मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं याद। कार्लिन वेलेटा से कहता है कि तुम्हारा इस आदमी के साथ आखिर रिश्ता क्या है? रेनहार्ड कहता है कि तुम हमारे रिश्ते के बारे में पूछ रहे हो। मैंने काफी वक्त पहले रिश्तों को नाम देना छोड़ दिया है, इसलिए मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझे नाम देना होगा तो मैं ये कहूँगा कि हम दोनों एक दूसरे को हैंडल करना अच्छी तरह से जानते हैं और जिस रूम के अंदर तुम्हारे जैसे क्रीपी आदमी की कोई भी जरूरत नहीं। कार्लिन कहता है ठीक है, मैं तुमसे एक और सवाल पूछता हूँ, तुम्हें कैसे पता कि लेडी वेलेटा यहाँ पर है? रेनहार्ड मुस्कुराता है और अपने गले से वही पेंडेंट निकालता है और वेलेटा से कहता है कि तुम इस तरह से कापो मत मास्टर, ये बस एक ऐसा टूल है जो कि तुम्हें बांधे हुए था, लेकिन ये एक ऐसा भी टूल है जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट करता है। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कहाँ पर हो या किडनैप हो गई हो, मुझे पता चल जाएगा और मैं आकर तुम्हें प्रोटेक्ट कर लूंगा। वेलेटा सोचती है कि मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है कि ये एक बहुत खतरनाक चीज है मुझे ट्रैक करने के लिए, और वो कहती है तुम्हारी वजह से मैं इससे ज्यादा और सेफर महसूस नहीं कर सकती। ये सुनकर रेनहार्ड कहता है क्या तुम सच कह रही हो मास्टर? क्या तुम जानना नहीं चाहती कि जब तुम भाग गई थी तब मैंने तुम्हारा पीछा क्यों नहीं करा? वेलेटा कहती है कि मुझे लगता है तुमने सोचा होगा मुझे एक झूठी आजादी का एहसास दिलाना जरूरी है। हालांकि मैं एक बर्ड केज से भाग चुकी हूँ, लेकिन अभी भी वो शैडोज मेरे पीछे हैं, इसलिए तुम्हें मुझ पर तरस आता है। ये बात सुनकर रेनहार्ड मुस्कुराने लगता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, वेलेटा एक न्यू ड्रेस पहनती है जो कि बैंक्वेट में जाने के लिए थी। कार्लिन कहता है कि ये तुम पर अच्छी लग रही है, इंपीरियल फैमिली की नजर तुम पर होगी, इसलिए तुम्हारी ड्रेस को फैंसी होना जरूरी है। वेलेटा उसे पोषण देते हुए कहती है अरे हाँ, मैं ये तो देना भूल ही गई थी, ये उसकी पेमेंट है जो कि आपने मेरे और उस बच्चे के लिए करा है, और यहाँ पर रुकने के लिए इतनी कॉस्ट काफी रहेगी। मेरे पास देने के लिए पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं इससे पेमेंट कर सकती हूँ, क्या ये ठीक रहेगा? अगर इतना काफी नहीं है तो आप मुझे बता सकते हैं और हम लोग एग्जैक्ट डेट भी तय कर सकते हैं कि महीने के किस दिन मुझे आपको डिलीवरी देनी है। कार्लिन सोचता है कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे सर के पीछे किसी ने वार करा, मुझे लगा था कि अब वेलेटा को इसकी आदत हो चुकी होगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो हर काइंडनेस को कैलकुलेट कर रही है। और वो वेलेटा से कहता है कि वेलेटा मुझे इसकी जरूरत नहीं है। वेलेटा कहती है लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको 100 पोशंस दूंगी। कार्लिन कहता है शायद मुझे लगता है मैंने तुम्हें अलग तरह से अप्रोच कर लिया, मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम जल्दी ही समझ जाओगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम हमारे रिश्ते की एक अच्छी सी शुरुआत करें, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तुमसे बदले में कोई भी पेमेंट नहीं चाहता। वेलेटा कहती है अच्छा तो यही होती है सिंपैथी, और ये सुनकर कार्लिन को एक झटका सा पड़ता है। वेलेटा कहती है मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे लगता है काफी लोगों को ये शब्द पसंद नहीं। खैर मुझे समझ आ गया है कि आपका क्या मतलब था योर ग्रेस, लेकिन मुझे माफ कर दीजिएगा, बिना किसी पेमेंट की मदद लेने में मुझे बहुत अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, इसको मेरी तरफ से एक थैंक्स के तौर पर समझिएगा। फिर नेक्स्ट सीन में कार्लिन याद करने लगता है कि जब वेलेटा को उसने पहली बार देखा था, सब लोगों के सामने उसके फादर वेलेटा से पोषण बनवा रहे थे, और कार्लिन सोचता है कि 10 साल पहले मैं पहली बार वेलेटा से मिला था। सब लोग उसे फैसिनेटिंग समझते थे और उसके टैलेंट को एक ब्लेसिंग समझते थे, लेकिन रही मेरी बात तो मेरी नजरों में वो बस एक छोटी बच्ची थी। वो एक ऐसी बच्ची थी जिसे ड्राइंग करना चाहिए, सिंगिंग करनी चाहिए और मजे करने चाहिए, इसके बजाय उसका फायदा उठाकर उससे जबरदस्ती पोशंस बनवाए जा रहे थे। फिर नेक्स्ट सीन में जब वो हॉल से जा रहा था तब सोचता है मैंने यहीं पर उस लड़की को जाते हुए देखा था। तभी उसे किसी की आवाज आती है जो किसी पर चिल्ला रहा था। वो छुपकर देखता है तो वहाँ पर छोटी वेलेटा थी जिसके फादर उसे डांट रहे थे और कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम हिज मैजेस्टी के सामने मुझे एम्बैरेस नहीं करोगी, तुमने सिंबल सही से नहीं बनाया इसलिए 2
2 दिनों तक तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। अपने कमरे में जमीन पर बैठकर ये बात सोचना कि तुमने क्या गलत करा है। उसके जाने के बाद वेलेटा कहती है, मैं उम्मीद करती हूँ ये आदमी अपने मुंह के बल जमीन पर गिर जाए। उसकी बात सुनकर तो कार्लिन के पैर भी लड़खड़ा जाते हैं और वेलेटा उसको देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि आप कौन है। कार्लिन कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें चौंका दिया होगा। वेलेटा कहती है, क्या आपने सुना जो कि मैंने कहा था? कार्लिन कहता है, हाँ, तुम्हारा मतलब वो ना जब तुम उस बेकार आदमी को कर्ज कर रही थी। वेलेटा कहती है, आप मेरे फादर को मत बताइएगा। कार्लिन कहता है, ऑफ कोर्स नहीं बताऊंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। और वो अपने मन में कहता है कि पहली बार था जब मैंने उससे कोई वादा करा था। फिर वेलेटा बताती है कि मैं जल्दी से बड़े होना चाहती हूँ ताकि मैं यहाँ से फ्री हो जाऊँ। कार्लिन कहता है, तुम यहाँ से फ्री क्यों होना चाहती हो? वेलेटा कहती है कि इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी जेल में रह रही हूँ। मैं किसी ऐसी जगह पर भाग जाना चाहती हूँ जहाँ पर बहुत ज्यादा सुकून हो। तभी कार्लिन उसे एक कैंडी देता है और कहता है, इसे मेरे एक वादे के तौर पर समझना। जब तुम्हें भूख लग रही हो तब तुम इसे खा सकती हो। माफ करना, मैं तुम्हारे लिए अभी बस इतना ही कर सकता हूँ, लेकिन एक दिन जब मैं और ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा तब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वेलेटा कहती है कि आप बहुत ज्यादा अजीब है, लेकिन इस कैंडी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और कार्लिन उसे उदास भरी नजरों से देखने लगता है।